स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, विजन 365 का पॉलिटी का जो सेगमेंट था, मैगजीन थी, वो पूरी फिनिश हो चुकी है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर 365 पीटी 365 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से पीटी 365 का जो भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट बातें डिस्कशन वहाँ पे लगती हैं तो उसको भी आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी बातें की जा रही वो हिंदी में की जा रही हो, और मैं विजन पीटी 365 का हिंदी मैगजीन भी उठाया हुआ हूँ, सो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीज़ों को वहाँ पे स्किप किया गया है जो कि लगता है कि अवेयरनेस के लिए ठीक है, एग्ज़ाम में उतनी भूमिका नहीं निभा पाएगा, तो उसको हमने स्किप भी किया। अगर चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का जो सब्जेक्ट है वह पर्यावरण का है। क्लियर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण का सब्जेक्ट है। ये भी टोटल 3 से 4 पार्ट में पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा जो डिस्कशन है वह हिंदी मीडियम में किया जा रहा है। सो अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेवेंट बातें लगती हैं तो प्लीज़ आप जुड़िए, लाइक करिए और अपडेट रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जोशी मठ भूदसाव की घटना। देखिए, अब उतना भी इम्पोर्टेंट ये जगह नहीं है यूपीएससी के पेपर के। देखिए, हालांकि यूपीएससी के पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन जो पेपर का सर्वे कहता है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर की बातें कहती हैं कि वहाँ पे ना जो थॉट्स होते हैं, जो थ्योरी होती है ना, वहाँ से बातें आती हैं। किसी स्पेशली जगह से बातें नहीं उठती हैं। उस स्पेशली जगह पर जो घटना घटती है, अगर वो हमारे सिलेबस में किसी सब्जेक्ट को टच करे तो बातें वहाँ से उठती हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो भू धसाव है ना, यहाँ से हम बातों को देख सकते हैं कि भू धसाव होता क्या है। तो पृथ्वी के उप सतह से भू सामग्रियों को हटाने या उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धसाव को भूधसाव कहते हैं। ठीक है, और भूधसाव और भूस्खलन दोनों अलग अलग बातें हैं। भूस्खलन धरातल के धीरे धीरे धंसने की संदर्भित करता है, जबकि मृदा और चट्टान के अचानक व तेजी से नीचे की ओर गति को भूस्खलन कहते हैं। सो ये दोनों थॉट आपको याद रखने हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि भूधसाव क्या होता है और भूस्खलन क्या होता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि जो भूधसाव है आप उसको भूकंप से या किसी ऐसे आपदा से जोड़ सकते हैं। जो जोशीमठ का हुआ है, जो समस्या सामने आई है, इसके लिए एक समिति पहले भी बनी थी जो कि अपनी अनुशंसा दे चुकी थी कि आने वाले समय में ये समस्याएं आ भी सकती हैं। ठीक है, देखिए ये जो समिति है आप इसका नाम याद रख सकते हैं, महेश चंद्र मिश्रा समिति। ठीक है, महेश चंद्र मिश्रा समिति। सरकार ने हिमालय सीमा के निकट भूधसाव के सर्वेक्षण के लिए एमसी मिश्रा समिति, ये टाइमिंग भी याद रखेंगे, 1976 1976 में गठित किया गया था। जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं है। ये पहले ही बातें बता दी गई थी। अगर विकासात्मक गतिविधियां निरंतर जारी रहीं तो जोशीमठ धंस सकता है, जो कि आज परिणाम सामने आया है, जो कि समिति ने पहले ही बोल दिया था। कब? 1976 में जो समिति गठित की गई थी। सिफारिशें क्या की गई थी? भारी निर्माण कार्य, ढलानों पर कृषि व वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, धरातल के माध्यम से वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए पक्की जल निकासी प्रणाली का निर्माण, कुशल सीवरेज बनाई जाए। ठीक है, टकराव को रोकने के लिए नदी के किनारे पर सीमेंट ब्लॉक का निर्माण कराई जाए। सो आई होप सो कि हमने देख लिया कि जोशीमठ का क्या मामला था और क्या हुआ है, और यह आपदा किस हिसाब से, किस कॉन्सेप्ट से वेरीफाई किया जा रहा है। तो यह भूधसाव था, न कि भूस्खलन था। ओके, उत्तराखंड में जोशीमठ का महत्व, कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ से देख लेते हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग गंतव्य औली जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है यह। ठीक है, यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक स्थित है। अन्य 3 द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ सेना के सबसे महत्वपूर्ण छावनियाँ में से एक है। सो हमारे देखिए
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी महत्वपूर्ण है, हमारे आस्था से भी जुड़ा यह जगह है, ठीक है। और जो हमारा भारत का डिफेंस है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है। क्वेश्चन आदि शंकराचार्य से भी आ सकता है कि जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया है प्रमुख 4 मठ, उनमें से 4 कहाँ कहाँ पर है, तो द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में और एक उत्तराखंड में है, जो कि जोशी मठ के नाम से भी है। सो आई होप सो कि यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो कारण है ना, प्लीज़ आप इसको देख लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ा छोटा हो जिसको पा के कुछ चीज़ों को हमें स्किप भी करना है, क्योंकि हमें लॉन्ग वीडियो बना करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप करना भी नहीं है, उसको तरीके से बात करनी, उस पर हमें विस्तार से बात भी करना होता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह प्राचीन भूस्खलन मलबे पर निर्मित शहर है, अर्थात यह चट्टान के बजाय रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है, ठीक है, जिनमें भार के वहन करने का क्षमता अधिक नहीं थी। तो ये भी कारण था इसको धंसने का। वहन क्षमता पर ध्यान दिए बिना अनियोजित निर्माण और अकुशल जल निकासी भी भूधसाव का कारण है। तो ये भी कारण था इसका। चलिए, ये समिति का प्लीज़ आप नाम याद रखना, MC मिश्रा समिति, जो कि 1976 में गठित की गई थी जोशी मठ के लिए। आगे चलते हैं। चक्रवात अशानी क्या है, ठीक है। सो भारतीय मौसम विज्ञान IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार चक्रवात अशानी एक गंभीर चक्रवाती तूफान है। अगर वहाँ पे चक्रवात अशानी आ जाता है तो आपको ये बात बताना है, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुआ था। देखिए, जो भी क्वेश्चंस इस हिसाब से आते हैं, जो नए नामकरण के साथ आते हैं ना, उनका जगह पूछता है कि यहाँ कहाँ पर आया था, इसका कहाँ पे इसका ये उत्पन्न हुआ था। तो ये आप याद रखना, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विकसित हुआ था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। और यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो चक्रवात अशानी है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी तूफान होते हैं। ये भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल में उत्पन्न होते हैं। तो कुछ इनके प्राकृतिक पहचान है जो कि हमने यहाँ पर देखना चाहा। इसके निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियाँ, अगर ये आ जाता है ना कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसकी कुछ विशेषता बताइए, ओके, या भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल से जो उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चंस किसी भी तरह से उठा सकता है या डायरेक्ट टॉपिक से उठा सकता है कि जो चक्रवात अशानी था इसकी कुछ अपनी क्वालिटीज़ कॉमन बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली समुद्री सतह से उत्पन्न होता है। कॉरियोलिस बल की उपस्थिति यहाँ पर होती है। ऊर्ध्वाधर पवन की गति से आंशिक बदलाव होता है। पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण स्थापित रहता है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपरी अपसरण, ये भी यहाँ पर होता है। चक्रवात का नामकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्रों RSMC को चक्रवाती तूफान पर सलाह जारी करने और इनका नामकरण करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ से नामकरण किया जाता है। इन केंद्रों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 से शुरू हुआ है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट करना कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का जो नामकरण है वो 2004 से शुरू किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, फुजीवारा इफेक्ट क्या है। सो हिनाम नोर और गार्डो नाम के 2 चक्रवातों ने फुजीवारा इफेक्ट को प्रदर्शित करते हुए आपस में अंतरक्रिया की है। फुजीवारा जो इफेक्ट होता है निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच अंतरक्रिया है। तो इसका भी जो संबंध है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक ही महासागर क्षेत्र में लगभग एक ही समय में 2 या अधिक चक्रवातों के निर्माण, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। इसके अंतर्गत एक ही महासागर में लगभग एक ही समय में 2 या अधिक चक्रवातों का निर्माण होता है, उसे हम फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। तो फुजीवारा इफेक्ट क्या है, आई होप सो कि हम समझ चुके हैं।
ठीक है, कि फुजीवारा इफेक्ट क्या है। सेम जगह पर सेम समय में एक, दो या दो से अधिक जब चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उसको हम फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। दोनों चक्रवात के केंद्र एक दूसरे से 1400 किमी से कम दूरी पर होते हैं। उनका तीव्रता एक अवदाब यानी कि वायु की गति 63 किमी प्रति घंटे से कम और एक सुपर टाइफून यानी कि वायु की जो गति है वह 209 किमी प्रति घंटे से अधिक के बीच हो सकती है। फुजीवारा इफेक्ट का परिणाम क्या होता है? किसी एक या दोनों चक्रवातों के मार्ग या तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में दोनों चक्रवातों का विलय होकर एक बड़े चक्रवात का भी निर्माण हो सकता है। ठीक है, इवोडरक तकनीकी क्या है? ठीक है, तो डबोरक तकनीकी आप याद रखना, आप इसका इंग्लिश वर्ड भी याद रखना ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आसानी हो। डबोरक तकनीकी, ठीक है। डबोरक तकनीकी को विकसित करने वाले अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक बर्नोन डबोरक का हाल ही में निधन हो चुका है। सो हमारे एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डबोरक तकनीक एक सांख्यिकी पद्धति है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता का आकलन किया जाता है। सो जो डबोरक तकनीकी है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसका तीव्रता का आकलन, ठीक है, किया जाता है। इसे उपग्रह इमेजरी पर आधारित क्लाउड पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इस तकनीकी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता का मात्रात्मक अनुपात लगाने के लिए उन्नत अवरक्त और दृश्य उपग्रह इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों को आप याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ पॉइंटों को लूप करके कुछ पॉइंटों को दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना, आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस तकनीकी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए उन्नत अवरक्त या दृश्य उपग्रह इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता को 1 से 8 स्केल पर यानी 0.5 अंतराल पर मापता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आ सकता है। अब 1 से 8 दिया है, वहाँ पे नंबर को घटा बढ़ा भी सकता है। तो आई होप सो कि इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे, जो खोजकर्ता थे, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुका है। इन मामलों को टी नंबर्स कहा जाता था। तो टी नंबर्स क्या होता है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और अंतिम आउटपुट करंट इंटेंसिटी CI नंबर कहते हैं। ठीक है, बम चक्रवात क्या है? बम चक्रवात को विस्फोट उत्पत्ति वाले चक्रवात, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। यह एक मौसमी परिघटना है जो अब घटित होती है जब निम्न दाब वाली प्रणाली के तहत वायुमंडलीय दाब में तीव्र और अत्यधिक गिरावट होती है। दाब में इस तीव्र गिरावट के दौरान तेज पवन प्रवाह होता है। इससे भारी हिमपात, तीव्र पवन प्रवाह, तूफान सहित विनाशकारी मौसम हो सकता है। बम चक्रवातों की उत्पत्ति आमतौर पर सर्दी महीनों में होती है। तो आपको ये जो एस्पेक्ट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, हालांकि इनकी उत्पत्ति अन्य मौसमों के दौरान भी हो सकता है। सबसे ऐसा नहीं कि इसमें ही होता है, लेकिन बेसिकली इसको ही फॉलो करता है। ठीक है ना। बम चक्रवात अधिकतर मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होता है, जैसे पूर्वी संयुक्त अमेरिका, यूरोप, एशिया। ओके, सो इसका जो फील्ड है ना विस्तार का, आप इसको भी याद रखेंगे कि मध्य अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। ठीक है, मध्य अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है, जैसे कि पूर्वी संयुक्त अमेरिका, यूरोप और एशिया। चक्रवात मंडोस क्या है? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग चक्रवात मैंडोस यूआई द्वारा नामित किया गया है, के कारण प्रभावित हुआ था। इसके लैंडफॉल होने का आशंका था। तो जो चक्रवात मैंडोस है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसका जो नामकरण है किसने किया है, तो यूआई ने किया था। ठीक है, यूआई ने किया है। और यह कहाँ पर हाल ही में आया था, तो तमिलनाडु और चक्रवात के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु और चक्रवात का दक्षिणी भाग आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, ओके। CDRI, कोलिटेशंस ऑफ फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो CDRI है ना, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका गठन कब हुआ था। अगर क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से बातें आएंगी। बाकी अगर जो भी बैकग्राउंड है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो CDRI इसको हम अच्छे से देखते हैं कि क्या है। आपदा रोधी और संरचना के लिए गठबंधन क्या है। इसकी जो उत्पत्ति है राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों व वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं के बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। तो ये टाइमिंग याद रखेंगे आप, ठीक है। और हाँ, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इस अवसंरचना प्रणाली को जलवायु और आपदा जोखिम को सहने लायक बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा। सदस्यता के बारे में क्या है, इसकी शुरुआत के बाद 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 2 निजी क्षेत्र के जो संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। भारत सदस्य है। सो आपको याद रखना है, स्टेट PCS में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है भारत की सदस्यता के बारे में और इसकी स्थापना के बारे में। कुछ अन्य इस पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्या है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संदेही फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के साथ काम करेगा। तो वहाँ पर ना ये जो ट्रीटी है ना, यहाँ से भी बातें आ सकती हैं। तो आपको बताना है कि संदेही फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के साथ यह काम करेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवरोधी और संरचना सम्मेलन यानी ICDRI के चौथे संस्करण को संबोधित किया है। CDRI ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की। ICDRI 2022 की शुरुआत की, ठीक है। तो भारत की उपयोगिता को यहाँ पर हमें मैटर करना है और इससे ही सापेक्ष हमें जाकर अपने पेपर को डील करने के लिए अपने प्रिपरेशंस को तैयार रखना है, ठीक है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल को न देकर जहाँ भारत की इन्वॉल्वमेंट है ना, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं बातों को ध्यान दें तो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2022 के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस 2022, GP 2022, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखना, GP 2022 क्या है। यह हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यानी UNDRR ने GP 2022 के 7वें सत्र का आयोजन किया था। तो जो 2022 का GP समिट हुआ था ना, यह 17वां नंबर का था, ठीक है। GP 2022 के बारे में क्या है। GP 2022 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडेई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का आकलन और चर्चा करने के लिए मुख्य वैश्विक मंच है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो GP 2022 है आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडेई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की आकलन पर चर्चा करने के लिए मुख्य वैश्विक मंच, यानी जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, इसका कार्यान्वयन, इसका टारगेट, इनमें क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या मोटिव बनाए गए हैं, इनके कार्यों के आकलन के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। वाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस में वर्ल्ड GP 2022 के मुख्य निष्कर्ष क्या है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR में पूरे समाज को शामिल करने का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी पीछे न छूटे के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास और वित्तीय नीतियों तथा कानून एवं योजनाओं के केंद्र में होना चाहिए। यह सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा, ओके। सो आई होप सो कि यहाँ से चीज़ों को हम समझ पाए और इसका टाइमिंग याद रखना, कौन सा नंबर का यह समिट था, कहाँ पर, आपको ये भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDDR के बारे में क्या है।
यह आपदा जोखिम में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक विशेष एजेंसी है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संरक्षक भी है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, निगरानी, प्रगति की समीक्षा में देशों एवं समाजों का समर्थन करता है। ठीक है, तो UNDRR को हमने समझा कि ये क्या है और इसका कार्य क्या है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सेंडाई फ्रेमवर्क, यह 2015 में विकास एजेंडे के बाद पहला बड़ा समझौता था। यह आपदा जोखिम से विकासात्मक लाभों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदस्य देशों को मजबूत कार्रवाई उपाय उपलब्ध कराता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है आपदा से संबंधित कुछ अन्य सुर्खियाँ, यानी अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज क्या है। भूकंप वेधशाला, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया है। उधमपुर भारत का 153वां यानी 153 नंबर का भूकंपी स्टेशन है। उधमपुर जिला दो प्रमुख भूकंपी भ्रंशों अर्थात मेन फ्रंट थ्रस्ट MFT और मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT के बीच स्थित है। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होने के संभावित कारकों में से एक है। आप ना मेन फ्रंटल थ्रस्ट को भी याद रखेंगे और मेन बाउंड्री थ्रस्ट को भी याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ना, उसमें भूकंप उत्पन्न करने के सबसे संभावित कारकों में से ये दोनों एक हैं। ठीक है, उधमपुर पृथ्वी की भूपर्पटी की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा, साथ ही विश्व के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगा। सो आई होप सो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है ना उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्या कह रहा है कि उधमपुर जो है पृथ्वी की भूपर्पटी की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा, साथ ही विश्व के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगा। अब देखिए आंतरिक की बात होती है ना, तो देखो जो P वेब होता है, S वेब होता है, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए हम मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हैं, हमें वीडियो छोटा से छोटा बनाकर हमें मैगज़ीन को कंप्लीट भी करना होता है, इसलिए हम P वेब S वेब पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी का भूपर्पटी है ना, उसके नीचे जो वेब होता है वो P टाइप S टाइप के वेब जो होते हैं, इन्हीं से भूकंप का उत्पादन होता है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक के तनाव और टेंशन, ठीक है, से होता है। जब वो पास आते हैं तो भी भूकंप का निर्माण होता है, जब दूर जाते हैं तो भी निर्माण होता है। इस जो मेथड को बात करने का, समझने का प्रक्रिया होता है, उसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है, डेरेचो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्यों में डेरेचो नामक तूफान से प्रभावित हो गए हैं। इस तूफान से आकाश का जो रंग है वो हरा हो जाता है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। डेरेचो, ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में ये तूफान देखा गया है। इसमें आकाश का रंग हरा हो जाता है। यह हरा रंग बड़ी मात्रा में जल धारण करने वाले इस प्रकार के तूफानों के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया के कारण होता है। तो ये कारण है इसका हरा रंग होने का। एक डेरेचो एक व्यापक लंबे समय तक रहने वाला और सीधा गति करने वाला तूफान है। ठीक है, इस दौरान तेज बौछार पड़ती है और आंधी आती है। इसकी जो क्वालिटी क्या है ना, ये तूफान घूमता उमता नहीं है, ये सीधे रास्ते में चलता है। ठीक है, सीधा चलता है। सीधी रेखा में गतिमान तूफान वे होते हैं जिनमें वायु का कोई घूर्णन नहीं होता है, जबकि टॉर्नेडो में वायु राशि घूर्णन होती है। तो देखिए जो टॉर्नेडो से उत्पन्न होती हैं तूफान और जो ये डेरेचा है ना, इसमें मेन अंतर क्या है कि इसका जो हवा है इसमें घूर्णन नहीं होता है, सीधे के मतलब बिल्कुल सामने चलता है, इसमें कोई घुमाव नहीं होता है। एक तूफान को डेरेचो के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 93 किमी प्रति घंटे की गति से वायु का प्रवाह होना चाहिए, तो वो डेरेचो का तूफान कहा जाता है। अगर जो हवा की स्पीड है वो 93 किमी प्रति घंटा का अगर है तो उसको डेरेचो कहा जाता है। और टॉर्नेडो से ये अलग क्यों है? क्योंकि टॉर्नेडो की हवाओं में, वायु में घूर्णन होता है। ठीक है, यह गर्म मौसम के होने वाली परिघटना
है, इसके लिए एक डेरिवेटिव को आमतौर पर गर्मियों के दौरान देखा जाता है। तो इसका जो उत्पन्न होने का जो मौसम है वो गर्मियों का मौसम है। सो आई होप सो कि आप इसको रिमाइंड रखेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिमस्खलन निगरानी रडार क्या है? हाल ही में उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार जो है MR स्थापित किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। यह हिमस्खलन के सक्रिय होने के 3 सेकंड के भीतर उसका पता लगाने में सक्षम है। हिमस्खलन किसी पहाड़ में हिमखंड, चट्टान आदि के नीचे की ओर संचलन है। ठीक है, तो हिमस्खलन आप समझ गए कि क्या है। पहाड़ में जो हिमखंड है, जो बर्फ़ का चट्टान है, ठीक है, उनका नीचे जब उनका संचलन होता है टूटने के बाद, पिघलने के बाद, तो ये घटना को हम हिमस्खलन कहते हैं। ठीक है, इसे सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा संचालित किया जा रहा है। DGRE रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत यह प्रयोगशाला है। ठीक है, DGRE हिमालय क्षेत्र में एक सेना द्वारा सामना किए जाने वाले हिमस्खलन के खतरों का पूर्वावलोकन लगाने तथा उसका शमन करने का कार्य करता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो सिक्किम है भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर ये टेक्निक और ये पूरा का पूरा व्यवस्था की स्थापना किया जा रहा है, ताकि ये पता हो सके। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारे डिफेंस के लोग होते हैं उनका कई बार होता है कि भूस्खलन से वो दब गए, या ये पर्यटकों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये स्खलन के 3 सेकंड में बता देता है कि क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली, जिससे कि जन और जान की, धन की काफ़ी बचाव किया जा सकता है और हमारे डिफेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये बात ज़रूर याद रखना है, कहीं पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली क्या है? जो SADMS है, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। सो इसको विकसित कौन किया है? आप याद रखना कि जो दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली है, दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली है, इसको अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया। ये दोनों नाम याद रखेंगे, वहाँ पे नाम आ सकता है। इसका उद्देश्य सूखा प्रबंधन के समक्ष मौजूद और संभावित चुनौतियों का सामना करना, साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में अग्र सक्रिय सूखा शमन उपायों के लिए रूपरेखा भी प्रदान करना है। यह सूखे की स्थिति का निगरानी करता है। ठीक है, यह कृषि और जल संसाधन प्राधिकरणों को सूखे की भविष्यवाणी करने, निगरानी करने, प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी जानकारी साप्ताहिक आधार पर प्रदान करता है। ठीक है, अब तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान के लिए इसका परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, सो दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली SADMS, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको विकसित किया है, तो आप इन 2 बॉडी को भी याद रखेंगे। दामिनी ऐप क्या है? हाल ही में गृह मंत्री ने दामिनी ऐप को सभी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर बल दिया है। यह ऐप भारत में आकाशीय बिजली की सभी घटनाओं की निगरानी करता है। यह 20 किमी से 40 किमी के दायरे में बिजली गिरने पर GPS अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति को सचेत करता है। यह 3 घंटे पहले बिजली गिरने का चेतावनी देता है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संस्थान ESSO ने विकसित किया है। ठीक है, तो ESSO एंड IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। सो ये 30 से 40 किमी के दायरे में जो बिजली गिर रही होती है उसकी सूचना दे देगा। ऐप का नाम है दामिनी ऐप, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। रिपोर्ट और सूचकांक क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2022। ठीक है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस 2022।
UNDRR से जुड़ा हुआ यह रिपोर्ट है। क्या है जारीकर्ता? UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। UNDRR द्वारा यह द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट आपदाओं में लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेश सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ डेटा से के विश्लेषण पर आधारित है। तो आप इसको याद रखना, ये जो UNDRR का ये रिपोर्ट है द्विवार्षिक 2 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है। और क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन यानी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस 2022 आया है और ये इसी आधार पर ये देता है। कौन जारी करता है? UNDRR। नेक्स्ट है टारगेट जी। क्या है? जारीकर्ता यह संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट है। तो ये भी 2 लोगों के जुड़ाव से रिपोर्ट पेश की जाती है। यह रिपोर्ट सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट जी के मामले में क्लियर जो ग्लोबल स्टेट्स ऑफ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन करती है। टारगेट जी सेंडाई के 7 लक्ष्यों में से एक है, ठीक है। टारगेट जी का जो उद्देश्य है 2030 तक, ठीक है, ग्लोबल स्टेट्स ऑफ मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की उपलब्धता और इस तक पहुंच सुनिश्चित करना है। पूर्व चेतावनी प्रणाली तूफान, सुनामी सहित अन्य संभावित खतरों से पहले जन और धन की हानि को कम करती है, ठीक है। सो आई होप सो कि इसको हमने समझ लिया और जारीकर्ता कौन है हमने इसको भी देख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मावमुल्ला गुफा क्या है? मावमुल्ला क्लेव क्या है? हाल ही में विश्व के प्रथम 100 IUGS, ठीक है, IUGS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस यानी भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की एक सूची जारी की गई है। इस भूवैज्ञानिक विरासत स्थल सूची में मेघालय स्थित मावमुल्ला गुफा को शामिल किया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो 100 IUGS, ठीक है, विरासत स्थल पेश किए गए हैं उसमें से हमारा जो एक है वो मेघालय का मावमुल्ला क्लेव है। तो आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, कहीं रट लीजिए, क्वेश्चंस यहाँ से संभावित बन सकते हैं, ठीक है। IUGS भूवैज्ञानिक विरासत के बारे में क्या है? IUGS के अनुसार एक भूवैज्ञानिक विरासत स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक महत्व की प्रक्रियाओं और भूवैज्ञानिक तत्वों में युक्त एक महत्व स्थान होता है। भूगर्भ विज्ञान के विकास में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान के चलते इन स्थलों को संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रथम 100 भूवैज्ञानिक स्थलों का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना को IGCP 731 नाम दिया गया है, ठीक है। IGCP यूनेस्को के एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह भूविज्ञान क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे भारत का एक राज्य है मेघालय, वहाँ का भी एक स्थान आया है, उसका नाम है मावमुल्ला क्लेव। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो संस्था है IUGS, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में, ठीक है। और एक NGO है, क्लियर। उत्पत्ति, यह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। इससे 10 लाख से अधिक भूवैज्ञानिक जुड़े हैं। इसका गठन 1961 में हुआ था, तो आप ये भी याद रखेंगे। उद्देश्य की बात करें तो विश्वव्यापी महत्व वाली भूवैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, भूविज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय और अंतःविषयक सहयोग को सहायता तथा सुविधा देना,
कुछ अन्य इसकी जानकारी है। यह इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का एक सदस्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। तो आपको सारे डायमेंशंस को कवर करना है और देखना है। ये मेघालय राज्य का माओमुल्ला जगह है। ठीक है, तो आप उसको भी याद रखेंगे, माओमुल्ला क्लेव। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज कुछ हैं, क्या हैं? मेयू फ्रंट। क्या है मेयू फ्रंट? इस वर्ष संपूर्ण भारत में जून माह में होने वाली वर्षा का औसत 152.3 मिलीमीटर रहा है। यह पिछले वर्ष यानी 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें तो औसत वर्षा 165.3 मिलीमीटर की तुलना में कम है। कम वर्षा के कारण मेयू फ्रंट क्या है? यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों यानी पूर्वी चीन पर एक सक्रिय वर्षा का दौर है। यह भारतीय क्षेत्रों में आर्द्रता से व्यापक कमी करता है। ठीक है, मैडेन जूलियन ऑसिलेशंस MJO मज़ो क्या है? सक्रिय चरण से बाहर रहा है। इस कारण भी भारत में जून माह में अधिक वर्षा नहीं हुई है। तो भारत में जून माह का वर्षा न होने का कोई आकस्मिक कारण नहीं, एक प्रोसेस था। मेयू फ्रंट को आपको एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि क्या एनालिटिक्स बातें की गई हैं। ठीक है, जो MJO है यानी मैडेन जूलियंस ऑसिलेशंस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडलीय घटना है। यह वर्षा वाहक और पूर्वाभिमुख अंतः मौसमी परिसंचरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कुछ जगहें हैं जो कि सुर्खियों में रहे हैं, सो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, बन्नी घास के मैदान, ये कहाँ से जुड़ा हुआ मामला है? तो गुजरात वन विभाग इसके 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुत्थान करेगा। गुजरात के कच्छ जिले में यह एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन घास का मैदान है। बन्नी घास का मैदान ये गुजरात में है। ठीक है, याकती कूटी घाटी यह उत्तराखंड से जुड़ा हुआ स्थान है। कई हिमनदों की वृद्धि जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ समन्वय प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर मेघालय से जुड़ी बात करें तो मानसीराम जगह है, मानसीराम और चेरापूंजी मेघालय। जून माह में पूरे देश में औसत वर्षा से ज़्यादा वर्षा इस दिन होता है। तो ये आप याद रखेंगे महीना। ठीक है, सो ये महीने का जो टाइमिंग है वो जून है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। क्लियर, आगे चलते हैं। तमिलनाडु की बात करें, पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था कि ये वर्टिकल है। ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो MOEFCC के विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी यहीं पर स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अंडमान और निकोबार की बात करें तो बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार की बात कर रहे हैं। प्रस्फुटन के संकेतों की जांच के लिए इसका बारीकी से निरीक्षण किया गया है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का एकमात्र अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो आपको अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप याद रखना है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक जो परियोजना है संचालित समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है कि दो नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा, लिंक किया जा रहा है। ठीक है, मोरबी गुजरात का जो घटना हुआ था, मच्छू नदी पर निर्मित केबल पुल जो टूट गया था इसलिए बना था, मोरबी पुल था। मच्छू नदी थी, आप इस नदी का याद रखना नाम कि यह मच्छू नदी था। ठीक है, केबल पुल था इसलिए चर्चा भी ये बना हुआ। तो आई होप सो कि कुछ स्थान थे जो कि हमने देखा जो कि भारत से जुड़े स्थान थे। कुछ नदियां हैं जो कि सुर्खियों में रही हैं। अब चिनाब नदी है, पाकिस्तान में रतले और
क्वार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई है। ठीक है, तो पाकिस्तान का इस पे आपत्ति रहा है कि इस पे रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं पर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। साबरमती नदी, ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस पर निर्मित अटल पुल का उद्घाटन किया है। प्रमुख सहायक जो नदियां हैं सेई, वाकल, हरवन, हाथमती और स्वात्रक। ठीक है, नर्मदा नदी चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध से जल लाने के लिए भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रमुख सहायक नदियां बुढ़नेर, बंजार, दूधी, कुंडी, हिरन, कोलार, उरी, हथनी। ओके, बेतवा नदी और वर्धा नदी क्या है? कर्नाटक के पर्यावरणीय समूहों ने बेदती और वर्धा नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को आलोचना किया है। इस पे एनजीटी ने भी एक्शंस लिया था, वहाँ पे भी चर्चा किया गया है। सो आई होप सो कि इसको देखेंगे। जो अंतर्राज्यीय नदी विवाद है ना पॉलिटी में, वहाँ पे भी ये सेगमेंट मैंने कवर कराया है। ठीक है, प्राणहिता नदी, इस नदी पर प्राणहिता पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप ये प्राणहिता पुष्करालु उत्सव भी आप याद रखेंगे। आयोजन होता है किस पे? प्राणहिता नदी पर। हालांकि प्राणहिता से प्राणहिता नदी को लिंक कर लेना है आप। ठीक है, यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, सुकाप ईका नदी क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगले 6 महीनों में इस नदी का पुनरुद्धार करने का निर्देश दिया। यह नदी महानदी की वितरिका शाखा है। कुशियारा नदी, कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ इसके जल निकासी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह बराक नदी की शाखा है। ठीक है, कामेंग नदी, विद्युत मंत्रालय ने 600 मेगावाट क्षमता का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह नदी है। सो हाई होप सो अवस्थिति, हालांकि लिंक तो हर नदी का हर जगह से होता है। ठीक है, इसकी अवस्थिति की अगर बात करें, जो विद्युत मंत्रालय ने 600 मेगावाट क्षमता का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया है, उसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आई होप सो कि नदियों से जुड़े जो बातें थे हमने इको भी देख लिया। हाँ, अगर स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं ना, देखिए 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। ऐसा नहीं कि यूपी की नदियों के बारे में भी आएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बातें, राष्ट्रीय पटल बातें पूछी जा सकती है। यूपी का जो नेचर है वो पूछता है। सो आई होप सो कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करिए, तभी आपको ट्रेंड पता चल पाएगा कि हमें क्या चीज़ें करनी है, किनको छोड़ देनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वह अपेंडिक्स है। देखिए, आप ये मत सोचना कि मैं करंट अफेयर को एक तरफ से करा रहा हूँ। मैं वीडियो की सुविधा और आपके पढ़ने की सुविधा के आधार से छोटा बड़ा जो रहता है इंडेक्स ना, उसके आधार से करा रहा हूँ। ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये जो पार्ट फर्स्ट है ना पर्यावरण का, उसमें 2 चैप्टर करा लिया मैंने, जो कि दूसरा चैप्टर ये है। तो आई होप से वीडियो हमें छोटा भी देखना होता। अब एक मैं बड़ा टॉपिक, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर लेके चलता हूँ, ताकि वीडियो ना 1 घंटे और 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इस हिसाब से, क्योंकि आपका भी पेशेंस होता है ना, पढ़ते समय बहुत बोरिंग ना महसूस करो आप, तो उसी हिसाब से वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ। आई होप सो कि आप इसको पसंद करेंगे। जुड़िए और अपडेट प्लीज़ पाते रहिए। तो पहला टॉपिक था COP 27 के दौरान आरंभ की गई पहले, क्या है? एग्रीकल्चर इनोवेशंस मिशंस फॉर क्लाइमेट। ओके, जो शुरू किया गया है, आरंभकर्ता संयुक्त अरब अमीरात और USA, क्लियर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य 5 वर्षों यानी 2021-25 के बीच की अगर बात करें तो जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश को बढ़ावा देने और अन्य सहायता के लिए $8 बिलियन की राशि खर्च करना है। एग्रीकल्चर्स इनोवेशंस मिशंस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। और ये पहल शुरू कब की गई थी? COP के दौरान आरंभ की गई ये पहल है। 27 के संयुक्त अरब अमीरात और USA के द्वारा आरंभ किया गया। भारत इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सदस्यता पूछ सकता है। ठीक है,
आई कैन क्या है? पोषण और जलवायु परिवर्तन पर पहल, इनिशिएटिव ऑन न्यूट्रिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। WHO, FAO, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य एजेंसियां एवं भागीदार संस्थाओं तथा मिस्र COP27 के अध्यक्ष के रूप में इसको आरंभ किया। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन अनुकूल और न्यूनीकरण नीति कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सदस्य देशों की सहायता करना। इसके अलावा पोषण स्तर में सुधार करती है, परिवर्तनकारी कार्रवाई शुरू करती है तथा संधारणीय खाद्य प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन, ठीक है, क्या है? IDRA स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में 30 देशों तथा 20 संस्थाओं द्वारा यह स्थापित किया गया है, आरंभ किया गया है। सदस्य नहीं है भारत। ठीक है, उद्देश्य क्या है? संसाधन जुटाकर प्रौद्योगिकी और ज्ञान को हस्तांतरित कर नवाचार को बढ़ावा देना, सूखे के निरंतर खतरे का सामना रहे देशों का समर्थन देना। IDR की पोषण पहली बार सितंबर 2022 में स्पेन के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। तो भारत सदस्य नहीं है, सो आप ये भी याद रखेंगे। फास्ट क्या है? ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर्स फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। फास्ट क्या है? FAO और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन हेतु जलवायु वित्त से संबंधित ठोस कार्रवाइयों को लागू करना। इसके तहत खाद्य एवं आर्थिक सुरक्षा का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूल तथा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने का प्रयास करेगा। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को घटाने की बात की जा रही है। आई होप सो कि आपको पता होगा। अब आप यहाँ पे एक बात बताएंगे कि ये इनिशिएटिव और किस ट्रीटी में लिया गया है। ठीक, और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरिस समझौता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इन दोनों को आप लिंक करके प्लीज़ आंसर दीजिए। हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो सीमित रखने का वार्मिंग का ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट है ना, एक और ट्रीटी में बात है कि हालांकि हर में किया जाता है, लेकिन शुरुआत कहाँ पर किया गया था इसका। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पेरिस समझौता क्या है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क क्या है? G7 और V20 द वल्नरेबल्स 20। V20 जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रणालीगत रूप से सुभेद्य अर्थव्यवस्थाओं इंडेंजर्ड की एक समर्पित सहयोग आधारित पहल है। इसकी स्थापना 2015 में लीमा पेरू में किया गया था। V20 समूह में 58 देश सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत जो सदस्य इसका नहीं है। तो अगर क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाता है ना, तो आप बताएंगे कि जो V20 है ना, ठीक है, इंडिया जो है उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में जलवायु जोखिम बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराना। विश्व बैंक समूह ने इस पहल का समर्थन करने के लिए ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग सुविधा की घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वन एवं भूमि से जुड़ी कुछ बातें हैं। मैग्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक क्या है? संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, जो अन्य सदस्य हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन। भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, मैक ये भी आ सकता है और इंडिया इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैग्रो की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, यूनाइटेड किंगडम और 26 देशों के वैश्विक नेताओं और EU द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सदस्य नहीं है। क्या है इसका उद्देश्य? पिछले साल ग्लासगो में आयोजित COP यानी COP26 में 140 से अधिक देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाने के साथ ही 2030 तक वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने की महत्वाकांक्षाओं को
साकार करना था। सो भारत इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। सो आई होप सो कि आप इसको देखेंगे। कुछ ऐसे बहुत फेमस वर्ड भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस में आ जाते हैं और आपको लगेगा कि यार भारत का तो जो मानसिकता है, जो ट्रीटी में पार्टिसिपेट करने का जो कोटेशन रहता है, ये लग रहा है कि भारत होगा, लेकिन भारत बहुत जगहों पे नहीं है। सो आप उसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु समन और अनुकूलन लक्ष्य संबंधी पहल क्या है? एफएमसी, ठीक है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशंस सीमेंट एंड कंक्रीट कमिटमेंट क्या है? फर्स्ट मूवर्स कोएलिशंस। भारत सदस्य है। आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे, कहीं नोट करेंगे, तभी चीज़ें कुछ हो पाएंगी। एफएमसी का सदस्य भारत है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशंस। फर्स्ट मूवर्स में 2030 तक कम से कम 10% सीमेंट और कंक्रीट की खरीद को जीरो कार्बन सीमेंट तथा कंक्रीट के रूप में खरीदने का संकल्प लिया गया है। एफएमसी उन कंपनियों का गठबंधन है जो 8 जटिल क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए आरंभिक बाजार के निर्माण हेतु अपनी क्रय शक्ति का उपयोग करती है। भारत एफएमसी गठबंधन का भागीदार है। आगे चलते हैं। लीड आईटी, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशंस शिखर सम्मेलन 2022 भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित किया गया है। भारत, अब सिंपल सी बात है भाई, आयोजन में पार्टिसिपेट्स है, हेड है, तो सदस्य तो होगा, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन लीड आईटी के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन का वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। इसमें उद्योगों द्वारा निम्न कार्बन तकनीक को अंगीकरण को जारी रखने का प्रतिबद्धता पर पुनः जोर दिया गया है। लीड आईटी पहल जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीकों को अपनाने पर केंद्रित है। इसे भारत और स्वीडन द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव MGI शिखर सम्मेलन 2022 क्या है? यह सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में और इससे बाहर के देशों को एक साथ लाना है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है MGI शिखर सम्मेलन 2022 क्या है? यह सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र और उससे बाहर के देशों को एक साथ लाना है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करना, ठीक है। जो MGI शिखर सम्मेलन है यानी मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव 2022 शर्म अल शेख में COP27 के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। तो ये वर्ड भी आप याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। MGI सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर केंद्रित क्षेत्रीय वार्ता है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों, उससे बाहर के देशों को एक साथ लाना है। भारत इस पहल का समर्थन करने वाले देशों में से एक है। सो भारत इसका समर्थन करता है। सो आई होप सो कि MGI जो समिट है 2022 का, आप इसको याद रखेंगे। और किसका पहल है? ये सऊदी अरब के नेतृत्व का जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। सो आई होप से इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है क्या है? क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना, मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना और निम्नीकृत हो चुकी 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना, ठीक है। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर्राष्ट्रीय मिथेन उत्सर्जन वेधशाला MIMEO के द्वारा ये पहल किया गया है। मार्स एक प्रारंभिक वित्तीय सहायता यूरोपीय आयोग
अमेरिकी सरकार, ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड द्वारा प्रदान की जाती है। सो आई होप सो कि इन ग्रुपों का आप नाम याद है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मार्स है ना, मार्स, ठीक है, मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला का यह पहल है। मार्स के लिए जो प्रारंभिक वित्तीय सहायता है यूरोपीय आयोग, अमेरिकी सरकार, ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड के द्वारा प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या है? यह वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में भी तेजी लाएगी। यह नई उपग्रह आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली तेजी से शमन कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए बड़े मीथेन स्रोतों के बारे में सरकारों, कंपनियों और ऑपरेटर्स को सतर्क करेगा, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं जीपीएस आधारित सिस्टम की ओर इंगित करता है। तो आई होप सो कि आप मार्स को याद रखना है और इसको उपग्रह नहीं समझ लेना है। तो कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे बातें दी जा सकती हैं, और इसका जो अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके जो ऑप्शन रहेंगे वहाँ से आपको बातों को समझ पाना है कि आखिर ये किस मार्स की बात कर रहा है। ट्रेस क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अल गोर के नेतृत्व में इसका क्या है पैरामीटर? सो यह वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। यह सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी डाटा साइंस के अन्य रूपों का एक उपयोग करेगा, ठीक है। अभूतपूर्व विस्तार और गति के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल टेक समुदाय को लामबंद करके सार्थक जलवायु कार्रवाई को तेज और आसान बनाना, साथ ही यह डेटा को जनता को स्वतंत्र रूप से प्रदान करना है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखना। इनका कुछ नाम ना जैसे बहुत यूनिक यूनिक सा, ट्रेस, मार्स, तो इसको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर करो, ठीक है। आगे चलते हैं। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, COP27 प्रेसिडेंसी ने यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन और माराकेच साझेदारी में इसे लॉन्च किया है। यह रेस टू रेजिलियंस अभियान में 131 देशों में फैले 2000 से अधिक संगठनों द्वारा समर्थित है। यह 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों का अनुरूप रूपरेखा तैयार करेगा। इसके परिणामों में खाद्य सुरक्षा, कृषि, जल, प्रकृति, महासागरीय, तटीय, बुनियादी ढांचा प्रणाली आदि संबंधित 2030 के अत्यावश्यक वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है, क्या है? उत्तरी क्षेत्र के आधार पर आप देखना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बर्च पाइन वन क्षेत्र, गहर अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, हुडन भटोरी, ठीक है, सुरल भटोरी मॉनेस्ट्री में स्थित पवित्र उपवन, ठीक है। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक, यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने वाली मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नैरो हिल्स, ठीक है। पातालकोट। उड़ीसा की बात करें तो मंदासरू महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। मणिपुर की बात करें तो डैगोग गांव। आई होप सो कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थल है भारत में घोषित जैव विविधता के विरासत स्थल है। आप इसको कहीं पर मेमोराइज़ करने के लिए छोटा छोटा स्टिकर में लिख लो और उसको 4 से 5 बार देखो, और आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट को आप देख लो कि कहाँ पर वहाँ पे क्या क्या नई बातें की गई हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी रिलेवेंट साबित हो। जैसे दक्षिणी जो क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। अब यहाँ पर क्या क्या नई बातें करी गई हैं। पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर क्या नई बातें करी गई हैं। त्रिपुरा है, क्या नई बातें करी गई हैं। आप इसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है। कुछ भारत में रामसर साइट्स हैं, नए रामसर साइट्स हैं।
सो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए टोटल जो रामसर साइट है भारत में टोटल 75 है अभी तक, ठीक है। पहला जो रामसर साइट है भारत का वह है चिल्का लेक, जो कि 1981 में डिक्लेयर किया गया था। भारत का सबसे बड़ा अगर आर्द्र भूमि की बात करें तो वो सुंदरबन है, ठीक है। सबसे छोटा की बात करें तो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सो आई होप सो कि आपको यहाँ से बातें समझ में कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है सुंदरबन है, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और जो नए साइट्स आए हैं उनका क्या है नाम, तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, ठीक है, तो सालबुगा वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। हाइजम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। मध्य प्रदेश की बात करें तो यशवंत सागर है, सिरपुर वेटलैंड है, साखिया सागर वेटलैंड है। महाराष्ट्र की बात करें तो थाने ग्रीक नंदा लेक है। कर्नाटक की बात करें, ठीक है, तो रंगानाथू बर्ड सेंचुरी है जो कि रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो थम्पारा लेक, हीराकुंड रिजर्व, ठीक है, अंसुपा लेक, सतकोसिया गॉर्ज। मिजोरम की बात करें तो पाला वेटलैंड। ओके, सो आई होप सो कि आप इस हिसाब से सारा देख चुके हैं। जो भारत में टोटल वेटलैंड की साइटें हैं वह 75 है। सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लिया। रामसर साइट्स क्या होता है, जो कि जो जैवी जीव होते हैं उनके जीवन यापन करने के लिए जो साल भर जिस जगह पर पानी होता है सूखता नहीं है, ठीक है, उन दलदली क्षेत्रों को, उन पानी से भरे जगहों को हम रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं, बशर्ते वहाँ पर ऐसे जीव जाते हों जो कि या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में हो या किसी वजह से उन पर खतरा हो या वहाँ पे एक महत्वपूर्ण जीवों का रहन सहन हो। सो आई होप सो कि आपको चीज़ें पता हो गई कि टोटल क्या है, ठीक है। अब आपसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन से एक पूछें कि रामसर जो साइट है वह किस देश का एक जगह है, सो आई होप सो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। कुछ आर्द्र भूमि के नाम हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। सो तमिलनाडु की अगर बात करें तो करिकिली पक्षी अभयारण्य, यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसे 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आप इसको देख लें। जैसे बिल्ली, जंगली बिल्ली पाई जाती है, ठीक है, बोनट मकाक पाए जाते हैं, सियार पाए जाते हैं, अजगर पाए जाते हैं, ठीक है। सो जो किली है पक्षी अभयारण्य, यह मानव निर्मित है, ठीक है, आर्द्र भूमि है। 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। पल्ली करनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। क्लियर, आगे चलते हैं। पिचवारम मैग्रोव, यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। यह भारत का सबसे बड़े मैग्रोव परितंत्र में से एक है। ओके, आगे चलते हैं। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, क्या है, यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। इसमें पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। इंडियन पोड हेरान, यूरेशियंस बिजोन, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ओरिएंटेड डार्टर, नार्दर्न पिनटेल आदि यहाँ पर प्रजातियाँ महत्वपूर्ण हैं जो कि पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ये प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह मरीन नेशनल पार्क और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी वर्गीकृत है, ठीक है। मारा केयार यहाँ के मुख्य स्थानीय समुदाय हैं, ठीक। आगे चलते हैं। वेम्बनूर आर्द्र भूमि परिसर क्या है, यह एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है,
ठीक है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र का एक हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद सिंचाई के तालाब का निर्माण पांड्या राजा वीर नारायण के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं। वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी मध्य एशिया उड़ान मार्ग में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजातियां क्या है? इंडियन रिवर टर्न, ओरिएंटल डार्टर, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रजातियां हैं। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य क्या है? यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह स्थल महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। यह भारत के सबसे पुराने पक्षी संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रजातियां यहाँ पर हैं, ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियंस, स्पूनविल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरान, पेटेंट स्कार आदि, ठीक है। तो वेदांतगल पक्षी अभयारण्य आप याद रखना, ये मानव निर्मित है। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, ये क्या है? यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, ठीक है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। यह अर्धचंद्राकार प्रकार का अभयारण्य है जो सामुदायिक तालाब के तटबंध के भीतर स्थित है। 1989 में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पर एक ये बातें मेंशन किया है ना कि तमिलनाडु वन विभाग के दायरे में आता है, तो आप इसको ज़रूर याद करना। ये कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है, तो आई होप सो कि एग्ज़ाम में ये रिकॉल करने में काफ़ी योगदान देंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें एग्जैक्ट वहाँ से आज तक यूपीएससी स्टेट पीसीएस में तो ठीक है कि सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर आपके इसके कंटेंट पते हैं ना, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। इसलिए सारी चीज़ों को पढ़ना सुव्यवस्थित ढंग से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, ठीक है। वदबूर पक्षी अभयारण्य, यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। कांजीर कोलम पक्षी अभयारण्य, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। 1989 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पे बबूल के वृक्ष, पेटेंट स्कोट, वाइट आइबिस, ब्लैक आइसबिस, लिटिल इक्रेट, ग्रेट इक्रेट, वन के पक्षी जैसे वी ईटर्स, बुलबुल, ठीक है, कोयल, मैना, बारबेट्स आदि यहाँ पाए जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो साक्य सागर आर्द्रभूमि, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। 1918 में महाराजा सिंधिया के शासनकाल में मिनियर नदी पर बांध बनाए जाने से इसका निर्माण हुआ था। यह जलाशय माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ की जो प्रजाति है मगर, क्रोकोडाइल आदि। सिरपुर आर्द्रभूमि, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण इंदौर के होलकर शासकों द्वारा कराया गया था। यशवंत सागर की बात करें, मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह गंभीर नदी पर बने बांध से निर्मित जलाशय है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर की जलापूर्ति के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण अगर प्रजाति है तो सारस, इसको क्रेन भी कहते हैं, सारस क्रेन, ठीक है। तो यशवंत सागर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इंदौर शहर को जलापूर्ति का भी ये सोर्स है। उड़ीसा राज्य की बात करें तो सतकोसिया गार्ज, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। 1976 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2007 में इसे सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ के मुख्य दो जो पादप प्रजातियाँ हैं, आसन, धौरा, सेमल, भारतीय कांटेदार बांस, कलकत्ता बांस आदि, ठीक है। अनसुपा झील, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह महानदी एक गोखुर झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील है, तो हमारे लिए इस भी सेंस से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है, तो एक प्राकृतिक झील है नंबर 1, दूसरा ये अनसुपा झील इसका नाम है। हीराकुंड जलाशय, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह उड़ीसा के महानदी पर 1957 में बनकर तैयार हुआ था। सबसे लंबा अर्थफील बांध है यहाँ पर,
यह जलाशय सालाना 480 मीट्रिक टन मछली, लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत और 4,36,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई का स्रोत है। महत्वपूर्ण जो प्रजातियां यहाँ पे कॉमन कूट, सेलर व्हिस्लिंग डक, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव, रेड हेडेड पोचार्ड आदि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तम्पारा झील की बात करें तो यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह गजम जिले में स्थित उड़ीसा की सबसे प्रमुख ताजे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, यहाँ का अवतल बेसिन आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र से बहकर आए वर्षा के जल से धीरे धीरे भर गया। इसे अंग्रेजों द्वारा टैंप कहा जाने लगा। बाद में स्थानीय लोगों ने इसे तम्पारा झील कहने लगे। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य की अगर बात करें तो हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, यह झेलम नदी बेसिन में स्थित है। ठीक है, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो कि श्रीनगर जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात करें तो राजहंस, बारगीज, व्हाइट हिल्ड डक, साबेलर, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, व्हाइट आइड पोचार्ड, कॉमन टील, पिंटेक, मैलर्ड आदि। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो थाड़े क्रीक, यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ठीक है, इसे ठाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। इस क्रीक में ताजे जल की आपूर्ति के कई स्रोत हैं, जिनमें से उल्लास नदी सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर इसका प्रजाति की बात करें तो लगभग 20% मैग्रोव प्रजाति, फ्लेमिंगो आदि। ठीक है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह कावेरी नदी का एक भाग है। महत्वपूर्ण यहाँ की प्रजातियाँ मंगर क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड, ठीक है, उदबिलाव, हैम्पबैक, महासीर, चित्तादार सारस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ब्लैक हेडेड आइसबीस आदि। मिजोरम राज्य की बात करें तो पाला आर्द्रभूमि, यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे स्थानीय मारा जनजाति के लोग श्रद्धा के नज़रिए से देखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ के सांभर हिरण, जंगली सुअर, वार्किंग हिरण, हुकाक गिब्बन जैसे यहाँ के महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। गोवा राज्य की बात करें तो नंदा झील, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। महत्वपूर्ण प्रजातियां ब्लैक हेडेड आइबिस, वायर टेल्ड स्वालो, कॉमन किंग फिशिंग आदि। सो एवरीबडी, आई होप सो कि आप इस पार्ट का एंजॉय किए। यह पार्ट 1 था इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। विजन 365 1 ईयर कंपाइलेशंस करंट अफेयर 2023 का ये पहला पार्ट था। अगर आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के रिलेटेड लगते हैं तो प्लीज़ इस पर प्यार दीजिए, लाइक करिए। अगला पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे जैसा रिस्पॉन्स रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।